बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान और सबसे पहले आपको उस ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद जिसकी तैयारियां आप इस वक्त भरपूर तरीके से कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जानवर ख़रीद लाए होंगे। वो बैल भी हो सकता है, वो बकरा भी हो सकता है, वो ऊँट भी हो सकता है और आप सब उसकी खिदमत भी कर रहे होंगे, उसकी टहल सेवा भी हो रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ईद के हवाले से, ईद की तैयारियों के हवाले से, तो हमारे सामने जो सूरत हाल आती है उसमें मार्केट की पोजीशन क्या है ये भी जानेंगे। हम जाएंगे मार्केट की तरफ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धूम मची हुई थी कि इस वक्त जितने भी जानवर आपको मिल रहे हैं वो पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। एक तो उसकी बात करेंगे और दूसरे हमेशा की तरह जो ये बात की जा रही है कि मुसलमानों की ईद आई है और इस ईद के आने पर हम जितनी बातें करते हैं, अदरक की बात करते हैं, लहसुन की बात करते हैं, प्याज की बात करते हैं, टमाटर की बात करते हैं, लीमू की बात करते हैं और इस तरह की बाकी चीज़ों की बात करते हैं, तो वो सब की सब जो है महंगी हो चुकी हैं। वो महंगी क्यों हो जाती हैं हर ईद के ऊपर? और हमारे सामने बहुत ज़्यादा सवालात रखे जाते हैं इस हवाले से कि मुसलमानों की जब भी ईद आती है, बल्कि तंज किया जाता है कि कोई भी पाकिस्तान में रहने वाली क्रिश्चियन फैमिली या गैर मुस्लिम फैमिली ये कहती है, ये बात करती है कि बेटा सब्र करो, मुसलमानों का महीना जब रमज़ान का आता है, जब मुसलमानों का महीना बकरीद का आता है, ईद, छोटी ईद, बड़ी ईद आती है, तो उसमें महंगाई हो जाती है। जब ये गुजर जाएगी, मुसलमानों का ये त्यौहार गुजर जाएगा, तो उसके बाद महंगाई भी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसमें आज जब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ तो मैंने आपसे एक और बात भी कहनी है। आज आप अपने शहर में निकले होंगे बाहर, आपने देखा होगा मार्केटों में रश है जी, यकीनी तौर पे होगा। कल ईद है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फलों से लेकर सब्जियों तक जो आपने ख़रीदनी है। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ पिछले कुछ बरसों से जो बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, आपको इस ईद पर भी नज़र आई होगी, और वो ये है कि चिकन की दुकानों पर, ब्रायलर मुर्गी की दुकानों पर आपने गैर मामूली रश देखा होगा। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको हुलिये से ही मेहनत कश लगते होंगे, सरकारी मुलाजिम लगते होंगे, दर्जा चहारम के मुलाजिम लगते होंगे, ऐसे लोग लगते होंगे जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो वहाँ पर चिकन खरीद रहे होंगे, ब्रायलर खरीद रहे होंगे। वो क्यों खरीद रहे हैं? आपने सोचा इसके बारे में? उसकी वजह यह है कि कल जब कुर्बानी होगी तो उस कुर्बानी का गोश्त आप अपने फ्रीजरों में, आप अपने फ्रिजों में भर लेंगे, वो गरीब तक नहीं पहुंचेगा। गरीब का बच्चा, गरीब के बच्चे जब अपने माँ बाप से कहेंगे कि अम्मी या अब्बू आज ईद है और हमें गोश्त चाहिए, तो उनके पास एक ही चीज़ होगी पकाने के लिए, और वो चीज़ होगी वो चिकन जो उन्होंने आज ख़रीदा है, वो सुबह अपने बच्चों को पका कर खिला देंगे। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं एक मरतबा फिर आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ दूसरी चीज़ें बिक रही हैं हैरत अंगेज़ तौर पर और अफसोसनाक तौर पर, एक मरतबा फिर फ्रिज और फ्रीज़र जो हैं उनकी फ़रोख्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप चले जाएँ मजांग चुंगी के साथ, करतबा चौक के साथ मार्केट में आप चले जाएं, बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर फ्रिज और फ्रीज़र जो हैं वो बिकना शुरू हो गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में बिकना शुरू हो जाते हैं। ईद से पहले ये काम शुरू हो जाता है। और आपको दिलचस्प बात ये भी बताता चलूँ कि आपको बड़े बड़े ब्रांड्स पर आपको मुख्तलिफ चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक्स पर सेल मिलेगी, कीमत कम मिलेगी, लेकिन ईद के दिनों में आपको फ्रिज और फ्रीज़र के ऊपर किसी किस्म की कोई कंसेशन, कोई रियायत नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी सेल इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसकी किसी किस्म की कोई वहाँ पर रियायत नहीं हो सकती। महंगाई की बात करें तो जो लोग जानवर ले आए हैं उनको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त आप पट्ठे लेने के लिए चले जाएं, चारा लेने के लिए चले जाएं, खल और चोकर लेने के लिए चले जाएं, उनके रेट भी बढ़ चुके हुए हैं। इस वक्त चारा जो है वो कहीं भी आपको 20 रुपए किलो से कम शायद ही मिले। तो फिर आपने करना क्या है? आज का प्रोग्राम जो है हमने पैगाम क्या देना है? एक तो हमने महंगाई के हवाले से आपको निशानदेही करनी है, चीज़ें आपको बतानी है कितनी महंगी मिल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने आपको बताना है कि याद रखें कि आपके शहर में इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ईद के रोज़ गोश्त खाते हैं, बड़ी ईद के रोज़। मैं 200, 400, 500 लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं हज़ारों लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुर्गी भी अफोर्ड नहीं कर पाते,
वो मेहनतकश वो इंतज़ार करते हैं कि आप कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी का गोश्त आपके घरों तक पहुंचेगा, और उसके बाद जब वो तकसीम होगा तो गरीबों को मटन खाने का मौका मिलेगा, बीफ खाने का मौका मिलेगा, और बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त जो भी आप कुर्बानी कर रहे हैं वो उन तक पहुंचेगा। तो आपने अहद करना है, याद रखना है कि आपके जो बकरे हैं, आपके जो छतरे हैं, आपके जो मेंढे हैं, वो इसलिए नहीं है कि आपने फ्रिजों में रख लेने हैं। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो आप लाजमी तौर पर इस काबिल हैं कि आप अगर इस वक्त 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपए का अच्छा सा एक बकरा खरीद सकते हैं, 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए का एक बैल खरीद सकते हैं, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, तो यकीनी तौर पर आप इस काबिल हैं कि ईद के बाद आपने अगर बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त खाना है तो आप वो खरीद सकते हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि किन दूसरे जितने भी आपके इर्द गिर्द मुस्तहीकीन हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो वैसे नहीं खा सकते गोश्त, उन तक गोश्त को पहुंचाएं। प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज करना है वो बात करना है महंगाई के हवाले से, बात हमने करनी है उस तंज के हवाले से मुसलमानों पर किया जाता है। और वाकई इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ सब्जियों की, मुख्तलिफ मसाला जात की, वो महंगे हो चुके हुए हैं। ये महंगाई कितनी हुई है, कितने महंगे हुए हैं, क्यों महंगे हुए हैं, क्या सप्लाई एंड डिमांड ही वाहिद इशू है या इसमें और भी अनासर हैं? तो इस पर मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर सद्दाम अतर मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं सब्जी मंडी बादामी बाग लाहौर के, और बहुत क्लोज होकर बड़े करीब से इन चीज़ों को, इन मामलात को देखते हैं। सद्दाम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। और इस वक्त जो एक बात की जा रही है कि टमाटर जो थे एक काफी अरसा, तवील अरसा में देखता रहा कि 20 रुपए 30 रुपए किलो फरोख्त होते रहे। अदरक जो था वो था, लहसन था, लीमू थे, हरी मिर्च थी, ये सारी चीजें इस वक्त आग लगी हुई है। ये प्राइस क्या थी कुछ दिन पहले, अब क्या प्राइस हैं और ये महंगे किस तरह हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया जी नजम अली खान साहब आपका और न्यूज़ नाइट की टीम का। बेसिकली ऐसा है कि ये नजम साहब आपने जो बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये बात की है कि ये सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है कि एक चीज़ जिसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है, ऑब्वियसली वो जो एक सीक्वेंस वाइज यहाँ पे मार्केट्स में मौजूद होती है, जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई उसकी कम होगी तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। और अगर जिस तरह टमाटर की आपने बात की है कि 20 रुपये और 30 रुपये किलो बिल्कुल मार्केट में बिक रहे थे, और आपने ये भी चीज आप नाज़रीन को बताते चलें कि सब्जी मंडी में यही टमाटर 5 रुपए किलो बिकते रहे हैं 1 महीने से पहले। अभी से 1 महीना पहले ये 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए किलो मार्केट में मौजूद थे, लेकिन एकदम से ये खत्म कैसे हो गए? वो थी लाहौर की, पंजाब की फसल थी, वो फसल जब खत्म होगी, इस वक्त बलोचिस्तान से टमाटर आ रहा है। एक तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है, ट्रांसपोर्टेशन की महंगाई की वजह से जब ये तेल की मसनूआत जो है वो किल्लत अख्तियार कर जाए या इसकी महंगाई हो जाए, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो किराए इसी तरह महंगे हो जाते हैं। इसी तरह टमाटर के इस वक्त बलूचिस्तान से टमाटर आ रहा है, टमाटर की इस वक्त जो है क्योंकि महंगाई इस वक्त अरूज पे पहुंच गई हुई है, सब्जी और फ्रूट मंडी में जो मसाला जात की कीमतें हैं वो होशरुबा इजाफा हो गया हुआ है। उसमें सरफहरिस्त टमाटर की अगर बात हम जिस तरह कर रहे हैं, टमाटर बलूचिस्तान से जब आ रहा है वहां से एक ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, दूसरी जो चीज है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। इस वक्त मार्केट में टमाटर 100 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है जो अच्छा टमाटर है। और इसी तरह अगर मैं अदरक की मैं बात करूं, अदरक पाकिस्तान में अदरक की पैदावार ही नहीं होती, अदरक टोटल इंपोर्ट किया जाता है थाईलैंड से या चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। इस वक्त चाइना का अदरक वाफर मकदार में हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अदरक की जो कीमत है इस वक्त 500 रुपया किलो के हिसाब से वहां पे बिक रही है। 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक जाली बिक रही है 20 से 22 किलो की। यह मार्केट का हाल है। और इसके साथ साथ लीमू की अगर हम बात करें, अदरक जो रिटेल जो है वो पहले की निस्बत जो है बढ़ गई काफी, जी बिल्कुल डबल कीमत हो गई है। जिस तरह अगर किसी भी चीज का मसाला जात 250 में था, ये जी बिल्कुल 250 से 300 रुपए किलो वाफर मकदार में मौजूद था आज से तकरीबन 15 दिन पहले, और एकदम से जो है ना वो उसका इजाफा हो गया। इस वक्त जितनी डिमांड पाकिस्तान की है उसको पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अदरक पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। जो जितने शिप से वो शिप हमारे कराची बंदरगाह पे लग गए, लगने के बाद यहां पे सप्लाई 10 दिन हो गए हैं, वाफर मकदार में सप्लाई मौजूद है हमारे पूरे पाकिस्तान के किसी अजला में। अच्छा, वैसे एक चीज है, मैं देख रहा था
कि लहसन की कीमत जो है वो शायद कंट्रोल में है, वो ज्यादा नहीं बढ़ी। उसकी सबसे बड़ी वजह है लहसन पाकिस्तान में पैदा होता है, पाकिस्तान में हरनाई का लहसन मौजूद है, पाकिस्तान में देसी लहसन मौजूद है, इसी तरह पाकिस्तान में कुछ मुख्तलिफ अकसाम के जो लहसन है वो पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान की अपनी क्रॉप है और पाकिस्तान में लहसन की वाफर मकदार में इस वक्त क्रॉप मौजूद है। अच्छा, वैसे इस वक्त जो हम फुटेज दिखा रहे हैं, इस वक्त सब्जी मंडी की भी दिखा रहे हैं, और वहां पर जिस तरह पानी खड़ा हुआ है और जिस तरह वहां पे हालात हैं वो भी मुझे बड़े नागुफ्ता बे नजर आ रहे हैं वहां पर कारोबार करने, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि चूंकि अब गोश्त खाना है तो गोश्त के साथ लीमू जो है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि हाजमा बेहतर रहे, तो लीमू की कीमत जो है वो भी बढ़ गई है। देखिए, लीमू जो है वो सिंध से आता है। लीमू की कीमत जो है 3 दिन पहले तो नॉर्मल रूटीन में मौजूद था, लीमू 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक लीमू मौजूद था, लेकिन ये 2 दिन में लीमू जो है डबल कीमत हो गई है। बेसिकली ऐसा था कि उसकी डिमांड जो थी वो ज्यादा हो गई है, सप्लाई उसकी कम हो गई है। और आपकी कैमरे की आंख देख रही है इस वक्त नाजरीन, लाहौर के बासी इस वक्त देख रहे हैं कि लाहौर में सब्जी मंडी में जो सब्जियात है, टमाटर, लीमू, प्याज वगैरह गंदे पानी में बह रही हैं। इस वक्त आपके कैमरे की आंख देख रही है इस वक्त कि सब्जी मंडी का क्या हाल है। चंद घंटे की बारिश ने सब्जी मंडी को एक, मैं समझता हूं, दरियाए सब्जी मंडी का मंजर पेश कर रही है। चंद घंटे की बारिश को आज के ये मनाजर आपको नजर आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बुरी सूरत हाल है वहां पर। जाहिर है जो लोग कारोबार करते हैं उनको भी मुश्किल वहां पर होती होगी। लेकिन अच्छा, एक और चीज बताइएगा, जिन रेट्स की आप बात कर रहे हैं, जब मैं सरकारी तौर पे जारी होने वाली वो जो 10 रुपए की पर्ची होती है, पूरी लिस्ट होती है, मैं उसकी बात करता हूं तो उस पर रेट कम लिखे हुए हैं, मार्केट के रेट ज्यादा हैं। ये बात बिल्कुल जो है लोग काफी अरसे से शिकवा करते हैं कि सरकारी रेट्स के ऊपर चीजें दस्तयाब नहीं होती। तो ये जो रेट लिस्ट है ये इफेक्टिव नहीं है, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आज की अगर रेट लिस्ट अगर हम निकाल के देखें तो आज की रेट लिस्ट में 59 रुपीज, मतलब 59 रुपए इस वक्त आलू का रेट मिल रहा है, लेकिन मार्केट में इस वक्त जो है ना 70 रुपए किलो आलू मिल रहा है। और अगर इसी तरह अगर हम बात करें कि टमाटर की बात करते हैं हम, तो वहां पे 69 रुपीज, 69 रुपए किलो इस वक्त टमाटर का रेट उस पर लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट में, थोक मार्केट में इस वक्त 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। अगर इसी तरह अगर हम हरनाई के लहसन की अगर हम बात करते हैं तो वो 195 रुपए किलो है, वो 250 रुपए किलो मिल रहा है। जो देसी लहसन है 125 रुपए रेट है, लेकिन ये वाला इस वक्त 170 रुपए, 180 रुपए, 200 रुपए किलो लहसन ये वाला मिल रहा है। अदरक की बात करें 400 रुपए किलो उन्होंने वहां पे रेट दिया, मार्केट में इस वक्त 500 रुपए किलो इस वक्त अदरक मिल रहा है। ये सरकारी डिप, क्या वजह है सदाम, आप इसको क्लोज देखते हैं, क्या वजह है कि सरकार के रेट के ऊपर बिल्कुल जो है वो नहीं हो पाता, उस पर बिक नहीं पाती चीजें, ये रेट क्यों मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं? सबसे पहली बात यह है कि ये रेट लिस्ट बनाने का जो तरीकाकार है यही सिर्फ फ्लॉप हो चुका हुआ है। आपने सिर्फ बिल्कुल ये लाहौर रंग की आंख बार बार ये देखती है कि वहां पे क्या मामलात होते हैं कि ये रेट लिस्ट के ऊपर आज तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। उसकी वजह यह, उसकी वजह तलाश करना इनके लिए मुश्किल हुई है। उसकी वजह यह, सबसे पहली बात तो यह है कि उसकी वजह तलाश की जाए कि इसकी बीमारी कहां से है। रेट लिस्ट, जाहिर सी बात है, अगर बिल्कुल करेक्ट रेट लिस्ट बने, जिस रेट के मुताबिक वहां पे ओपन ऑक्शन होती है, वहां पे सौदे बिकते हैं, उस मुताबिक अगर रेट लिस्ट बनती है तो ना किसी को गवर्नमेंट को इतराज होगा, ना सारिफ को इतराज होगा, ना बेचने वाले को इतराज होगा। जब ये फेक रेट लिस्ट बनाएंगे, घर बैठ के रेट लिस्ट बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर मीडिया भी होगा, मीडिया की आंख सिर्फ देखेगी। इसके अलावा ये जितने अफसराने बाला हैं इनको खुश करने के लिए ये रेट लिस्ट फेक बनाते हैं। डिप्टी कमिश्नर का अमला वहां पे मौजूद होता है, वहां पे फड़ियों के 2 नुमाइंदगान वहां पे मौजूद होते हैं, मार्केट कमेटी का अमला मौजूद होता है, जो करेक्ट और असल हकाइक के साथ रेट लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन यहां पे हालात बरअक्स है। यहां पे रेट लिस्ट जो है घरों के एसी में बैठ के बनाई जाती है, टेलीफोनिक राब्ता करके रेट लिस्ट बनाई जाती है। एक बंदे को भेज के उसने जो लोएस्ट क्वालिटी का जो माल बिकता है वो रेट उसको देता है, उस मुताबिक रेट लिस्ट बनाई जाती है। सही, बिल्कुल सही है सदाम, आप जो चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं यकीनी तौर पर हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है नाज़िर, वो ये है कि रेट जो है सरकारी रेट वो कहीं पर भी लागू नहीं हो रहे और चीज़ें जो है महंगी से महंगी होती चली जा रही है। खासतौर पर ईद के मौके पर ये सारी चीज़ें होती हैं। और आज जब हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो कई दिनों से आपने हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम देखे होंगे जिनमें हमारे बहुत ही सीनियर एंकर्स जो थे वो आपको दिखा रहे थे कि
मुख्तलिफ मंडियों के, बकर मंडियों के क्या हालात हैं, ख़ासतौर पर जब हम शाहपुर कांजरा की बात करते हैं, इस तरह दीगर मंडियों की बात करते हैं, तो वहाँ पर किस तरह टैक्स लगा दिए गए हैं, ये चीज़ें सामने आई। और उसके नतीजे में जब वहाँ पर जो व्यापारी आए थे उनके लिए ना पानी की सहूलत ना किसी और किस्म की सहूलत, उसके जब उन्होंने अपने जानवरों के लिए पानी भी खरीदना था तो वो भी भारी दामों थे जो उसके अवज उनको मिल रहा था। तो इसका नतीजा ये निकला कि जानवर महंगे मिल रहे थे। आज आखिरी दिन है, बारिश भी हो चुकी हुई है, अभी भी जो मंडी लगी हुई है, तो इस वक्त मंडी में जो मियाँ इम्तियाज जो हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, शहर को कवर करते हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मियाँ इम्तियाज की तरफ चलते हैं। मियाँ साहब, इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल है? खासतौर पर जब हम बात कर रहे थे, बार बार बात कर रहे थे कि जानवर बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो आज कोई वो महंगाई का जोर टूटा? क्या कीमतें कुछ थोड़ी सी नीचे आई? क्योंकि व्यापारी ये सोच रहा होगा कि मैंने बेचकर ही जाना है, देकर चला जाऊं बजाय ये कि जानवर वापस लेकर चला जाऊं। तो क्या इस वक्त कुछ कीमतें कम हुई हैं, कुछ हालात बेहतर हुए हैं कीमतों के हवाले से? वरना बारिश के बाद जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने ही है। क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? नजम वली साहब, बिल्कुल बारिश का जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। एक तो मंडी में जो है वो पानी खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब जो रेट्स हैं वो काफ़ी नीचे आ गए हैं। कल जो कीमतें थी जानवरों की वो बहुत ज़्यादा थी। एक जानवर जो 2.5-3 मन का जिसका वज़न होता था वो आपको कम से कम 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपए का मिल रहा था, लेकिन आज वही जानवर जो है वो 1.20, 1.25, 1.15 रुपये, 1,15,000 जो है वो डिमांड किया जाता है। लेकिन अगर उसकी बार्गेनिंग की जाए तो वो 90,000 से 1 लाख में मिल जाएगा। यानी फी जानवर जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपये कीमत जो है वो नीचे आ चुकी है। व्यापारी जो हैं वो परेशान है कि इस कदर जो है वो गुज़श्ता जो बारिश हुई है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है, क्योंकि मंडी का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो गया है। जानवरों की तादाद जो है ना सिर्फ शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी बल्कि लाहौर की दीगर जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। ख़रीदार जो हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा निकले हैं, लेकिन हालात खराब होने की वजह से वक्त जो है वो कम रह गया है। मैं ये देख रहा था। मियां साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे तक इतलात पहुंची वो ये थी कि सरकार ने मंडियों के इंतजामात को बेहतर रखने के लिए ठेके जो थे अरबों रुपए में ठेके दिए मुख्तलिफ मंडियों के, मजमूई तौर पर अरबों रुपए की वहां पर से आमदन हुई। तो क्या ये पैसे खर्च किए गए मंडियों की हालत बेहतर बनाने के लिए, वहां पर कोई सेहत और सफाई की सहूलियात देने के लिए, इंतजामात मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए पिछले बरसों की निस्बत अगर देखा जाए तो कुछ बेहतरी नजर आई आपको? नजम वली साहब, ये जो शाहपुर कांजरा मंडी है यहाँ पर इसका ठेका जो है वो 80 करोड़ से जायद का हुआ है 1 साल के लिए। तो ये सारा ठेका जो है ये आवाम की और व्यापारियों की जेब से जो है वो पूरा करना है, और ठेके का बेशतर जो हिस्सा है मालियत है वो इस मवेशी मंडी और ख़ास तौर पर ईद के दिनों में पूरा कर लिया जाता है। वो किस तरह पूरा किया जाता है? जब भी कोई बड़ा जानवर इस मवेशी मंडी के अंदर दाखिल होता है तो उसका 500 से 750 रुपया फी जानवर जो है वो लिया जाता है, और जब जो छोटा जानवर है जिस तरह बकरा है, छतरा है, तो वो 250-300 रुपया जो है वो फी जानवर लिया जाता है। यहाँ पर इसके अलावा जो चारा है उसकी कीमतें आम मार्केट से डबल होती हैं। जो पानी है वो भी यहाँ पर महंगा मिलता है। बिजली की जो सहूलत दी जाती है वो 2 से 2,500-3,000 रुपया फी जो डाबा है या फी जो वाड़ा है, वाड़े के हिसाब से जो है वो ली जाती है, और मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद वाड़े इस मंडी का हिस्सा हैं, जहां पर 20 से 25, 30 और 50 जानवर जो एक वाड़े में मौजूद होते हैं। तो ये तमाम जो कलेक्शन है ये अवाम की जेब से की जाती है, और ख़ास तौर पर इन्हीं दिनों में, ईद के दिनों में की जाती है। कैटल मार्केट ठेका दे के सुबुकदोश हो जाती है, जो ठेकेदार के हवाले ये मार्केट कर दी जाती है कि वो इसके साथ ठीक है। और मियां साहब एक चीज बताइएगा, तो क्या आप चूंकि बहुत दिनों से मंडी को कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो आज आखिरी दिन और आखिरी रात जो है आप सुजेस्ट करते हैं कि अगर किसी ने अभी तक जानवर नहीं खरीदा तो अब चला जाए, अब उसको पहले से कम दाम पर, पहले से बेहतर दाम पर उसका फायदा होगा, क्योंकि व्यापारी जो है इस वक्त बारिश की वजह से परेशान है, सुबह उन्होंने वापस भी जाना है, कल के बाद बेच भी नहीं सकेंगे। तो आप मशवरा देते हैं कि जिन्होंने अभी तक जानवर नहीं खरीदा वो निकल आए और आकर खरीदारी कर लें इस वक्त?
नजम वली साहब, पहले तो मेरा आपको मशवरा है कि आप फौरी तौर पर जो है वो शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी या करीबी मवेशी मंडी में चले जाएं। आपको 20 से 25 हज़ार और 50,000 फी जानवर जो है वो बचत हो सकती है। और शहरियों के लिए भी यही है कि वो फौरी जो है वो मार्केटों का रुख कर लें, मवेशी मंडियों का रुख कर लें जिन्होंने अभी जानवर नहीं खरीदा, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो जानवर खरीदा जा सके और ज़्यादा बार्गेनिंग करने की भी आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्योंकि हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। मार्केट के अंदर जो है वो पानी खड़ा हो चुका है। लोग जो हैं वो जानवरों को लेके बाहर जो पक्की सड़कें हैं, बड़ी मेन मुल्तान रोड पर खड़े होकर जो है वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। और उनकी व्यापारियों की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना जानवर बेचें और अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ जाएं। और इनकी कोशिश ये है कि जिन दामों पे खरीदा गया है उन्हीं दामों पर भी देकर अगर इनकी जान छूटती है तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मियां इम्तियाज साहब, आप हमारे साथ वहां से मंडी से मौजूद थे और वहां के हालात हमें बता रहे थे। इस वक्त ये सूरत कोई मुनासिब नहीं है, खासतौर पर व्यापारियों के हवाले से। वो बारिश की वजह से परेशान है, खड़े हुए पानी की वजह से परेशान है, वहां पर बीमारी जिस तरह फैल सकती है उससे परेशान है। आखिरी दिन है, आखिरी दिन का जुआ ये होता है कि अगर मार्केट में जानवर कम रह जाएं तो फिर व्यापारी जो है आखिरी दिन रेट मजीद बढ़ा देते हैं क्योंकि लोगों ने जानवर लेकर जाने हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि नाकस इंतजामात की वजह से, बुरी सूरत हाल की वजह से और महंगाई की वजह से, पहले महंगे होने की वजह से अब जानवरों के रेट इस वक्त कम हो गया है। मियां इम्तियाज हमारे साथ मौजूद थे, वो आपको मशवरा दे रहे हैं कि अगर आपने जानवर अभी तक नहीं लिया तो अब आप निकल आएं और ले लें। आपको तकरीबन 25 से 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक जानवर सस्ता मिल सकता है इस वक्त। ये सूरत हाल है। मजीद प्रोग्राम पर जो अपडेट्स हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे बात कर रहे थे कि आपने जो गोश्त है उसको खाते हुए ख़ास एहतियात करनी है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तकसीम कर दें, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि अपने फ्रिज को और फ्रीज़र को भर लेते हैं और बहुत सारे फ्रिज और फ्रीज़र्स जो हैं एक्स्ट्रा मामूल से हट कर ज़्यादा तादाद में फ़रोख्त होते हैं। आप किसी भी मार्केट में, किसी भी बड़े ब्रांडेड स्टोर पर चले जाएँ तो गोश्त को जो है महफूज करना है आपने, किस तरह कर सकते हैं और कितनी देर कर सकते हैं? क्या इस गोश्त की कोई एक्सपायरी डेट भी है? हमें इसकी कितनी केयर करनी चाहिए? हमें इसको किस तरह कितना खाना चाहिए? हमें इसके हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए? क्योंकि जब आप बार बार गोश्त खाते हैं तो मैं बहुत सारे दोस्तों को देखता हूं कि जिनको यूरिक एसिड का इशू है, पता नहीं होता उनको, ये बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट करता है। इस किस्म की बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं। जाना पहचाना नाम है, माहिर ग़िज़ाइयात हैं और मारूफ एंकर पर्सन है। तो मोहसिन भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। और मोहसिन भट्टी साहब इस वक्त विहाड़ी में मौजूद हैं अपनी वालिद और वालदा के साथ ईद करने के लिए। तो उनको मैं सलाम भी अर्ज़ करूंगा, यह भी कहूंगा कि अपने अंकल और आंटी को मेरी तरफ से भी ईद मुबारक कहिएगा। और मोहसिन भाई, ईद जो है क्या किया जाए? गोश्त खाना है, कितना खाया जाए, कितना ना खाया जाए, किस तरह उसकी एहतियात की जाए, क्या कहते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया नजम भाई, आपकी नेक ख्वाहिशात का, आपके प्यार का। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तो देखिए कि सबसे पहले तो आपने ये एहतियात करनी है कि हम जो जानवर है वो कौन सा है। अगर तो हमारे घर में दुम्बा है, अगर हमारे घर में छतरा है, तो अगर हमारे घर में कोई बड़े जानवर का गोश्त आ रहा है तो इसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। यानी बकरे की निस्बत दुम्बे और छतरे में कोई 3 गुना ज्यादा फैट होती है। सही। ठीक। उसके अलावा हमने जब गोश्त खाना है तो गोश्त हमने वो वाला खाना है कि जो रान का गोश्त है अब वो खा लें, उसमें फैट कंटेंट कम है। ऊँट के गोश्त में फैट कंटेंट कम है। लेकिन जो लोग कलेजी खाते हैं, जो लोग मगज खाते हैं, सबसे ज्यादा जो फैट है वो मगज में पाई जाती है। सही, सही। जितने ऑर्गन्स हैं, चाहे आप वो कोई फेफड़े खा रहा है, कोई उसके कलेजियां खा रहा है, कोई गुर्दे खा रहा है। सबसे पहले जो खाई जाती है चीज वो तो कलेजी होती है, भूनी जाती है, वो कसाई निकाल के देता है। इससे पहले के गोश्त बने वो कलेजी के नरम नरम पीस होते हैं, वो करके दे देता है। सबसे पहले कलेजी खाई जाती है। हाँ, अब उसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है। तो अब जैसे ही स्लॉटरिंग होगी, मैं अपने व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक एहतियात करनी है कि जब भी कल जब आप स्लॉटरिंग करवाएं
तो उसमें ये एहतियात करें कि कसाब को कहें कि वो जो हराम मगज वाली नाली है उसको ना काटे, अच्छा, उसको उस वक्त तक ना काटे जब तक जिस्म बकरे का, जानवर का तड़पना बंद ना कर दे। क्योंकि ये क्या करते हैं, कसाब अनाड़ी होते हैं, मौसमी कसाब होते हैं, ये स्लॉटरिंग करते वक्त सारी जगह उसकी वो नालियां काट देते हैं। अब उसमें एक नाली वो होती है जो दिमाग का राब्ता उसने सारे जिस्म से रखा होता है, जो उसके कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। जैसे ही वो कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कनेक्ट होता है, उससे ये होता है कि बकरे को मैसेज नहीं पहुंचता, जानवर को मैसेज नहीं मिलता और वो तड़पना रुक जाता है। जब तड़पना रुकता है तो उससे ये होता है कि खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होता, और जब खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होगा तो आपका जो जानवर का गोश्त है वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, मुज़र्रे सेहत बन जाएगा। तो आपने कसाब को ये एहतियात से, याद से कह देना है कि उसको ना काटे जब तक जानवर तड़पना बंद नहीं करता, खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं हो जाता, उससे पहले ना काटे। उसके बाद अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, मैं तो दोस्तों से कह रहा था कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा तकसीम हो सके गोश्त वो कर दें, लेकिन बहुत सारे लोग इसको फ्रीज करते हैं और ये कहा जाता है कि बहुत सारे बकरे, दुम्बे और गायें जो हैं वो जन्नत में बगैर पायों के फिर रही होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स के बगैर फिर रही होती हैं, क्योंकि आपने वो अपने फ्रीजर में रखे हुए होते हैं। तो वैसे सर क्या कहते हैं आप, कितना अरसा रखा जा सकता है, कितना अरसा रखा जाना चाहिए, कितने अरसे में इस्तेमाल कर लेना चाहिए गोश्त को? हाँ, इसमें यह है कि अगर तो आप ऐसे इलाके में आप खुश नसीब हैं कि आपके घर में लोड शेडिंग नहीं हो रही है, सही, और आपका जो फ्रीजर है वो बार बार खुल नहीं रहा है, सही, तो और उसका टेम्परेचर -18 डिग्री है। कुछ लोग ये समझते हैं कि 0 डिग्री पे जम जाता है, वो 0 डिग्री नहीं है, वो 0 फ़ारेनहाइट है, यानी -18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके फ्रीजर का टेम्परेचर मुसलसल है तो फिर आप उसमें गोश्त को 1 साल भी रख सकते हैं। लेकिन अगर वो बार बार खुल रहा है, आपके इलाके में लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है और आपने जो गोश्त रखा हुआ है वो नरम पड़ रहा है, अगर उस तरह हार्ड जमा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कोई साल नहीं रख सकते हैं, महीने भी नहीं रख सकते हैं, फिर जल्द से जल्द कंज्यूम करें। दूसरा ये है कि जब आपने गोश्त रखना है फ्रीजर में तो आपने उसको धोने के बाद उसके आपने फ्रिक्शन साइज बनाना है। अगर आपके घर में एक टाइम पे आधा किलो गोश्त बनता है तो आपने आधा किलो के पैकेट बनाने हैं और उनको प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के जो फ्रीजर का सबसे नीचे वाला शेल्फ है उसमें रखना है। अगर आप उसको गलती से ऊपर रख देंगे और उसके नीचे कोई डेयरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है और फ्रीजर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो अंदर से खून टपकेगा और नीचे डेयरी प्रोडक्ट को डैमेज करेगा और आपकी बर्फ को कंटेमिनेट करेगा और आप बीमार हो जाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बड़े अहम टिप्स आपको देख रहे थे कि कितना अरसा आपने किस तरह सेव कर सकते हैं, और जो वो शर्त आयद कर रहे थे कि अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग नहीं हो रही तो ये बड़ी शर्त है, ये मेरा ख्याल है शायद ही कोई इस पर पूरा उतरता हो कि अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग नहीं हो रही, क्योंकि छोटे शहरों की जब हम बात कर ली जाए लाहौर के मुकाबले में, लाहौर में भी कम से कम 3 से 6 घंटे लोड शेडिंग मामूल बनती चली जा रही है, और जब हम छोटे शहरों की बात करते हैं तो वहां पर तो 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तक की लोड शेडिंग भी खारिज इम्कान नहीं है, ये भी हो सकती है। तो ऐसे में आपका जो है रखा हुआ गोश्त मसला पैदा कर देगा। बात एक मरतबा फिर करते हैं महंगाई के हवाले से। सद्दाम अतर यहाँ पर मौजूद है। सद्दाम, क्या वजह है, क्या सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई वजह होती है या कोई और भी वजूहात होती है जिनकी बिना पर कीमतें बढ़ जाती हैं? देखिए नचन साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि एक डिमांड एंड सप्लाई तो वो तो मेन इशू तो है ही है, और दिन त्योहार और त्यौहार तो ये खास तौर पे इस चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है। और लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। आपने ये चीज़ देखी है कि दूसरे हम ममालिक में आप जाके देख ले, वहाँ पे उनका कोई दिन आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, वो चीज़ों पे सब्सिडी दे देते हैं, वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं। और हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि जिस चीज़ की डिमांड होती है, जब दिन त्योहार आता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और हर घर की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर गरीब अवाम की ज़रूरत है और गरीब लोगों की ज़रूरत होती है, उस चीज को महंगा कर दिया जाता है। और हमारे पाकिस्तान में आप चीज देखें कि अभी बजट आ गया, बजट में आपने देखा महंगी गाड़ियां जो है उन्होंने सस्ती कर दी हैं। सबसे पहले तो महंगाई पे काबू पाना चाहिए था, सबसे वो चीज जो रोजमर्रा की जरूरियात है और हर घर की जरूरत है उस पे उसकी कीमतों को काबू पाना चाहिए था, उसकी कीमतों को कम करना चाहिए था। आप समझते हैं कि महंगाई एक ऐसी चीज है जिस पर हर दौर में शिकवा किया जाता है, शिकायत की जाती है,
और इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं महंगाई नहीं है, हर चीज की कीमत हर दौर में बढ़ती रहती है, कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, कभी कोई चीज महंगी हो जाती है, तो इस तरह अब भी महंगी हो रही है और उसके बाद सस्ती भी हो जाती हैं। तो जिस तरह के टमाटर 800 रुपए किलो तक पहुंचा, 900 रुपए किलो तक पहुंचा और उसके बाद दोबारा वही टमाटर 20 रुपए किलो तक भी आया, तो क्या आप वाकई ये समझते हैं, मंडी में बैठ के समझते हैं कि चीजें महंगी हुई हैं? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपके सामने ही है। और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रेट लिस्ट अगर आप निकाल के देख लें तो उसमें भी आपको नजर आएगा कि इस वक्त क्या रेट्स इस वक्त चल रहे हैं और एक महीना पहले क्या रेट थे। और आपने सवाल किया कि ये चीजें महंगी होने की और क्या टूल्स हैं। देखें टूल्स इसमें सिंपल हैं। सबसे पहली बात ये नुमाइंदगी कर रहे हैं ताजरों की, और मुझे माजरत के साथ कहना है तो आप ताजर भी जखीरा अंदोजी करते हैं, आप भी माल को रोकते हैं, चीजों को रोकते हैं, इसलिए रोकते हैं कि जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो हम महंगे दामों उनको फरोख्त कर सकेंगे। जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं है, जिम्मेदार आपके साथी भी हैं, आप लोग भी हैं। देखिए नजम अली खान साहब, मैं उस सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले तो मैं आपके इस सवाल जो आपने ये किया है इस चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा। जखीरा अंदोजी जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वो वाहिद एटम्स है, ये पेरिशेबल एटम है, ये जखीरा अंदोज हो नहीं सकती। जो कोल्ड स्टोर बने हुए हैं आपकी कैमरे की आंख देख सकती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको वेजिटेबल्स में आलू नजर आएंगे और अदरक ज्यादा से ज्यादा कम मकदार में नजर आएगा। और अदरक भी जो है 15 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता, अगर आप करेंगे तो वो काला पड़ जाता है। और वहां पे इसके अलावा सेब जो है वो वहां पे स्टोर किया जाता है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि वहां पे कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो स्टोर की जाती, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। अगर इसको स्टोर किया जाता है ये मुजरे सेहत हो जाएगी, किसी के खाने के काबिल, और ये जहर-आलूद हो जाएगा। जखीरांदोजी की भी जाती है नाज़रीन, तो उसकी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो हुकूमत पर आयद होती है। हुकूमत को ऐसे कवायद बनाने चाहिए, ऐसी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों का देखभाल होनी चाहिए कि ना हो। मेरे साथ इस वक्त वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल नासिर सलमान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बात हो रही है हर तरह से महंगाई की, चीज़ों के रेट कंट्रोल ना होने की। इस वक्त अगर नासिर साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, इस वक्त अगर बात की जाए जानवरों के कीमतों के हवाले से तो जनाब हर जगह बकर मंडियों में आपने हजारों रुपए के टैक्स लगा दिए, इजाफी लगा दिए। सिर्फ शाहपुर कांजरा की मंडी से 80 करोड़ रुपए के टैक्स जो हैं आप वहां से वसूल कर रहे हैं। बड़ा जानवर जो है उसकी फीस 500 रुपए, छोटे जानवर की फीस 200-300 रुपए, एंट्री फीस एक ट्रैक्टर ट्रॉली की 1000 रुपया फीस, ये सारी चीजें लगाकर वो महंगी हो गई। अदरक, लहसुन, उसकी प्याज की बात कर लें, टमाटर की बात कर लें, ये तमाम चीजें महंगी हो गई। क्यों नहीं हुकूमत कंट्रोल करती? तब्दीली की बात की जा रही थी, तब्दीली नहीं आई जी, उसी तरह चीजें महंगी होती चली जा रही हैं। क्यों नहीं नासाब इसको कंट्रोल किया जा रहा? नजम अली साहब, मैं बड़ा मशहूर हूँ और आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पंजाब के लोगों को मैं ईद मुबारक कहना चाहूंगा। देखें, जो सबसे जो अहम बात है, आपका जो सवाल है, जो आपने क्यूरी उठाई है, वो दो हिस्सों पे है। एक तो आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 80 करोड़ रुपए के टैक्सेस लगाए हैं। मैं आपके टेलीविजन की स्क्रीन से ये बात वजाहत के साथ पूरे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी बंदे ने ये आपको बात बताई है ये सरीहन गलत है। सर ये बोर्ड लगे हुए, सर बोर्ड लगे हुए वहां पर। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3500 रुपए, 2500 रुपए बात बताई है कि ये जो पीटीआई की हुकूमत ने लगाए हैं, तो मैं आपको वजाहत करना चाहता हूँ, अवामुन नास को बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सैर झूठ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किसी किस्म का कैटल मार्केट के अंदर इजाफी कोई टैक्स लगाया है। इस हवाले से इसे सिर्फ आप प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। इसका कोई भी एविडेंस अगर आप पेश करें तो आप यकीन करें कोर्ट में जाएं, हम सरेंडर कर जाएंगे और जिस किस्म की आप सजा चाहेंगे हम लेंगे। दूसरा आपने बात बताई है कि मार्केट के अंदर जो सब्जियों की कीमतें हैं, फॉर एग्जांपल लीमू है, अदरक है, टमाटर है, प्याज है, तो इनकी कीमतों में कहीं कहीं पर बढ़ावट नजर आ रही है। मैं इस हवाले से नजम वली साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं कि हम चाहते थे कि लोग अगर यहाँ हुकूमत करते हैं तो अपने असासे दूसरों मुल्क ट्रांसफर न करें, अपने बच्चों को इस हवाले से ना कहें कि वो इससे अखलाकियात बिगड़ती है। अगर आपकी जो शादी हुई है आप अपने मियाँ का नाम इस्तेमाल करें, अपने बाप का नाम ना इस्तेमाल करें। आप रात के अंधेरे में लंदन मत भागे,
अगर आपने लहसुन टमाटर की बात कर रहा हूँ, प्याज की बात कर रहा हूँ, तबाही की वजह से मैं जो एहलाकियात तबाह होती हैं आपकी, वो आपके हुक्मरान जो कुछ करते हैं उसकी वजह से लोग मौका तलाश करते हैं। तो रात के वक्त जब लोग सो रहे हो तो लंदन कैसे भाग लें? सर, ये अगर ये 3 बरस हो गए सर, ना हुई होती, ईद की फौरन बाद 25 जुलाई आ रही है, 25 जुलाई है भाई। उसके मौके के ऊपर कोई मुसलमान कभी सोच सकता है कि अपने मुसलमान भाई की जेब से कोई भी नाजायज जहीरा अंदोजी करके 1 रुपया भी निकाल सकता है? मैंने आपको वजाहत और सर, आपकी हुकूमत में भी महंगाई की की दजियां खेलते हैं, सही है, तो तब आवाम की एहलाकियात तबाह हो जाती है। नासिर साहब, आपकी हुकूमत के 3 बरस के बाद भी महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ है। नहीं, नवाज शरीफ ने, मैंने आपको पहले बताया है, हुकूमत यहाँ पर जायदाद वहां पर बनाई, यहाँ पर हुकूमत की यही लॉर्ड वाइस राय किया करते थे कि हुकूमत यहाँ करते थे अपनी प्रॉपर्टी, इससे तबाह हो जाती है इलाकियात। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने 40 साल में हर आदमी को ठेकेदार बनाया, हर आदमी को कमीशन एजेंट बनाया। सर, 3 बरस हो गए आपकी हुकूमत को, 3 बरस हो गए आपकी हुकूमत को। मेरी बात सुनने, कुछ सानू भी दवा, कुछ आप भी खाओ, कुछ सानू भी दवा, कुछ आप भी खाओ, ठेका ले आओ, आप भी खाओ तो सानू खिलाओ। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बात 2, 3, 4 दिन की नहीं है, एक नस्ल तैयार कर दी है इन्होंने। वो पूरी नस्ल जो है वो अभी भी इसलिए याद करती है कि हम कमीशनें खाएंगे, हम लोगों से काम करवाने के पैसे वसूल किया करेंगे, हम आप खुद ताजर हैं, आप खुद ताजर हैं, आप खुद एक ताजर हैं, तो आप आपके ताजर जो है, आपके ताजर नासिर भाई, आप अपने ताजरों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो क्योंकि उनको आपने कही है, आपने कहा कि इस हवाले से कुछ शिकायत है, बहुत ज्यादा है, तो इस हवाले से मैंने आपको बताया कि हिलाकियात जो तबाह हुई है, इसके हवाले से आपको अवामल का जायजा लेना पड़ेगा। तो ये हिलाकियात पूरी कौम की क्यों तबाह हो गई? सुन्नत इब्राहिमी के दौरान जब लोग कुर्बानी देते हैं, आप देखते हैं कि इस्माइल की कुर्बानी हुई है, जनाब इब्राहिम ने कही है। अब मुसलमान कौन हो सकता है जो अपने किसी भाई की जेब में? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब, आप वाइस चेयरमैन वज़ीर शिकायत सेल के। मैं उनको शिकायत लगा रहा था और उन्होंने महंगाई की जिम्मेदारी आयद कर दी है नवाज शरीफ पर। वो कहते हैं जी उन्होंने करप्ट बनाया था और पूरी एक नस्ल करप्ट हो चुकी हुई है, हम क्या कर सकते हैं, फैसला आपने करना है। लेकिन लोगों की मुश्किलात और मजबूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ब्रेक से वापस आऊँगा तो एक बहुत ही अहम मसला है, हमारे जो पेफ के और पीमा के स्कूल्स हैं उनको पेमेंट्स नहीं हुई, हमारे उस्ताद कराम ने बच्चों के लिए कपड़े नहीं बनाए, कुर्बानी के लिए जानवर नहीं ले सके, क्या सूरत हाल है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम इशू की तरफ जाने लगा हूं और वो इशू महंगाई के साथ साथ, जब मैं इससे पहले महंगाई की बात कर रहा था, बदनज़ामी की बात कर रहा था, उसके साथ साथ बहुत अहम है वो इशू है जी पेफ स्कूल्स का और पीमा स्कूल्स का। वो स्कूल जिनको सरकार जो है प्राइवेट तरीक़ों से चला रही है और उसकी पेमेंट्स का इशू है। हज़ारों की तादाद में ये स्कूल हैं और उनसे वाबस्ता लाखों उस्ताद कराम हैं जिनको 2 माह से अब जुलाई की तनख्वाहें भी अदा हो चुकी सरकारी इदारों में और बहुत सारे प्राइवेट इदारों में। लेकिन जो तनख्वाह अदा करनी चाहिए थी इन इदारों को और पेमेंट होती, सरकार की तरफ से पेमेंट जाती, आगे तनख्वाहें अदा होती, वो रोक ली गई, वो पेमेंट्स नहीं हो सकी। इसका नतीजा ये निकला कि हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में उस्ताद कराम ऐसे हैं जो इस ईद पर, चूंकि पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली थी, अब भी तनख्वाह नहीं मिली, तो वो ना नए कपड़े ले सके, ना कुर्बानी का जानवर ले सके और वो एहतजाज कर रहे हैं, सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, सरकार को बुला रहे हैं, सरकार की तरफ से उम्मीद कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कुछ तर्स किया जाए, उन पर रहम किया जाए। तो वो क्या सूरत हाल है? प्रोफेसर अदनान फैसल साहब चेयरमैन जो हैं पेफ पार्टनर्स इत्तेहाद के, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद है। अदनान फैसल साहब, क्या सूरत हाल बनी एक मरतबा फिर? सूरत नजम साहब ये बनी है कि आपके इल्म में था कोविड के बाद हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे, जो भी सूरत हाल हुई, लेकिन अब हालात स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो गए। चूँकि पेफ की जहाँ तक हम बात करें तो पेफ ने बड़ा अच्छा जो काम किया
और एक क्वेश्चन मार्क भी दे दिया पूरी हुकूमत पंजाब को और हुकूमत पाकिस्तान को कि कोई यूनिवर्सिटी कोई अदारा इम्तिहानात मुनक्कद नहीं करवा सका। लेकिन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस तरह के नागुज़ीर हालात में भी अपना क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट बड़े आसान अंदाज में मुनक्कद किया और उसमें उन तमाम पंजाब भर के जो 7,500 पार्टनर्स हैं उन्होंने भी भरपूर साथ दिया और एक बार फिर साबित किया कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक मिसाली अदारा है। अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो बड़ी सिंसियर और मुस्बत सोच के साथ इन मामलात को चलाने में कोशा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जैसे ये ईद का मौका है, जैसे थोड़ी देर पहले बात यहाँ पर चल रही थी महंगाई के हवाले से और पूरी दुनिया के निज़ाम के हवाले से, जब त्यौहार आते हैं तो चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। लेकिन ये कैसा सिस्टम है जिसमें तनख्वाहें रोक ली जाए? सस्ती करना तो दरकिनार, उसमें कोई सब्सिडी देना तो दरकिनार, आपने उनकी जो तनख्वाह वही नहीं दी, जिसकी वजह से वो तनख्वाहें रोकने का इशू हम अगर इसको देखना चाहिए कि ये क्या मामला क्या बना, इसकी वजह क्या बनी कि उस्ताद किराम की तनख्वाहें रुकी? देखिए नजम, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये मैनेज करना गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का निज़ाम है। गवर्नमेंट ने इसको देखना है कि अगर आगे ईद आ रही तो हमने कैसे इसको बिफोर द टाइम सिस्टम को मैनेज करना है। अब अगर हम बात करें पीमा की अथॉरिटी की, तो पीमा में तकरीबन 4,500 स्कूल है और वहां भी वही सूरत हाल है जो एक दफा पैक में हुआ करती थी। कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है। उनकी चेयरमैन साहबा इमुल बनीन साहबा जो MPA हैं वो फोन तक अटेंड नहीं करती हैं और इससे 4 दिन पहले की खबर सुनी थी कि पेमेंट्स उनकी आ रही हैं। उनकी भी इस तरह से 2-3 माह की पेमेंट लगातार पेंडिंग है, जबकि उनके पास तो बजट भी मौजूद है। लेकिन क्या ये लोग, और पीमा में वो स्कूल हैं, वो सरकारी स्कूल्स हैं जो मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों को और NGOs को और उन लोगों को जो तालीम से मोहब्बत करते हैं उनको दिए गए थे, उनका मेयार को बेहतर कराएं, उसको चला के दिखाएं, ये वो स्कूल्स, उनकी बात कर रहे हैं आप? ये वो स्कूल थे खान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं जहां गवर्नमेंट जवाब दे चुकी थी, गवर्नमेंट के चलने के बस में नहीं थे, नहीं गवर्नमेंट कहती थी हमसे ये चल नहीं सकते। तो ये फिर देखे कि प्राइवेट सेक्टर में NGOs ने उस पर मेहनत की और वो जो सैकड़ों तादाद में बच्चे थे वो लाखों में पहुंचा दिए गए। और फिर भी आप देखें कि इनको अगर बर वक्त अदायगियां ना की जाए, क्या ये हुकूमत वक्त की, हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं थे? एक तरफ हम बात कर रहे हैं रियासत मदीना की, जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो रियासत मदीना ने तो बहुत सारी रिफॉर्म्स को मुतारिफ करवाया, आपने जो उनका हक था वो भी नहीं दिया। आप मुझे बताएं, कल ईद का समा है, आज हम बैठे हैं और मैं आपका मशकूर हूं कि आपने हमेशा की तरह तालीम की आवाज को अवाने बाला तक पहुंचा रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं क्या कि ये क्या हाल बनी हुई है इस वक्त उस्ताद किराम की? फिर उस्ताद किराम की सूरत हाल ये है जनाब कि वो कपड़े लेने से बिल्कुल आजिज हैं। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी जो कल आप देखिए रो पड़े हैं लोग, और मैं बड़ा खुद परेशान हूं अभी सारी सूरत हाल पे। बहुत सारी कॉल्स आई और लोग इंतजार में थे कि शायद कल पेमेंट आ जाती, शायद कल पेमेंट आ जाती, और वो खान साहब पीमा अथॉरिटी के सिंगल क्लिक पर मबनी थी, जो इन्होंने बहरहाल बहुत संगीन ज्यादती की है तमाम पीमा के लोगों के साथ। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कुछ सिस्टम में बड़े अजीबोगरीब सिस्टम इन्होंने बना दिए हैं। डेथ केसेस हैं जी, इन केस अगर कोई लाइसेंसिस की डेथ हो जाती है, उसकी जगह पर उसका दूसरा ब्लड रिलेशन, उसका बेटा, बहन, बीवी, कोई भी आ सकता है, तो जिनके ऐसे मामला डेथ केसेस हुए 22-22 माह से उनकी पेमेंट ही नहीं दी गई, और जब दफ्तरों में जाते हैं तो वहां पूछने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं। तो खान साहब, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात कहना चाहता हूं कि खुदारा होश के नाखुन ले, आप इन चीजों के लिए ना सिर्फ अवाम को जवाब दे हैं बल्कि आप अपने रब को भी जवाब दे हैं। और कल जो लोग कुर्बानी से महरूम रह जाएंगे, कल जो लोग तनख्वाहों से महरूम रह जाएंगे, उनके अंदर निकलेगा जो दर्द निकलेगा, उसके लिए भी आप जवाबदेह होंगे, क्योंकि आपने सारे सिस्टम को खराब कर दिया और इसकी जिम्मेदारी भी आप हम लोगों पे डालेंगे। हम लोगों ने जान फशानी के साथ अपने सारे मामलात को सरंजाम दे रहे हैं और हमने कोविड के अंदर भी अपने इदारों को बंद होने नहीं दिया, जबकि आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के हजारों इदारे बंद हो गए। प्रोफेसर अदनान फैज साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए और ये सूरत हाल वाज़े करने के लिए। इस वक्त जो एक शोबा तालीम को बदतरीन सूरत हाल का सामना है, उसमें आप पैफ के स्कूल्स और पीमा के स्कूल्स को देख सकते हैं, जिनकी पेमेंट्स जो हैं पहले भी रोकी जाती रही हैं, अब एक मरतबा फिर रोकी गई हैं। हालांकि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम लाखों तलबा जो हैं सरकार के खर्च के ऊपर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है और उनके जो उस्ताद कराम है वो इस वक्त परेशान है, क्योंकि उनको जून की तनख्वाह भी नहीं मिली। बहुत सारे इदारों में सरकार ने जब जुलाई की तनख्वाह दे दी तो उनको जुलाई की तनख्वाह भी नहीं मिली। इस सूरत हाल में 2-2 महीने से जब वो तनख्वाह से महरूम है तो वो परेशान है, सरकार की तरफ देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई दर्द दिल रखने वाला हुक्मरान हो तो वो इस वक्त भी आज अगर वो कुछ कर सकता हो
कुछ ऑनलाइन हो सकता हो, किसी तरह हो सकता हो, तो उसको आज रात ही दफ्तर खोल लेने चाहिए, बैठ जाना चाहिए, जो अदायगी हैं वो कर देनी चाहिए, ताकि हमारे उस्ताद कराम जो हमारा बहुत ही काबिल एहतराम तबका है और जिसने बहुत ज़्यादा मुश्किलात कोविड के दरमियान सही हैं, उनकी दादरसी हो सके, उनकी कुछ मदद हो सके, उनका हक उनको मिल सके। वरना उस्ताद कराम जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं, उनका काम करते हैं, तालीम देने का काम करते हैं। वो क़यामत के दिन सवाल करेंगे इन मुश्किलात पर, तो हुक्मरानों को वहाँ पर तो इसका जवाब देना पड़ेगा। उस जवाब से पहले यहाँ पर जवाब दे लें, यहाँ पर काम कर लें, यहाँ पर अदायगियाँ कर दें। इसी दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।